गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू सिविल स्टेप हिमाचल। आज हम साइंस एंड एनवायरनमेंट का सेशन करने जा रहे हैं। 15 एमसीक्यू सेशन है। इसमें हम जो है मैंने लास्ट उसमें बताया था कि डाइजेस्टिव सिस्टम और न्यूट्रिशन से रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे, साइंस के और एनवायरनमेंट के क्वेश्चन करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, द फर्स्ट एंजाइम दैट फूड कम्स इन कॉन्टेक्ट विद, कि पहला एंजाइम कौन सा है जिससे आपका फूड टच में आता है। सीधी सी बात है, सबसे पहले जब हम खाते हैं तो सबसे पहले माउथ में क्या है, सलाइवरी ग्लैंड्स अमाइलेज रिलीज करती है। क्या रिलीज करती है? अमाइलेज, जिसे हम क्या बोलते हैं, सलाइवरी अमाइलेज। ये क्या करता है, आपका स्टार्च को ब्रेक डाउन करता है सिंपलर मॉलिक्यूल्स में, सिंपलर आपका शुगर मॉलिक्यूल्स में, सैकराइड्स में। तो जो सबसे पहला एंजाइम है वो अमाइलेज आएगा। आपका आंसर क्या होगा इसका आंसर होना चाहिए ए। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन पर। विच अमॉन्ग द फॉलोइंग इज करेक्ट इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ पीएच फाउंड इन ह्यूमन बॉडी। पीएच के बारे में पूछा है, तो देखिए सीधी सी बात है, पीएच के बारे में पूछा है तो हमें थोड़ा आइडिया होना चाहिए कि जो जो चीजें हैं, गैस्ट्रिक जूस, सलाइवा, ब्लड, इनका पीएच कितना कितना होता है। तो देखो इसको एक्सक्लूजन से भी कर सकते हैं। देखो गैस्ट्रिक जूस सबसे कम पीएच होता है, तो ये दो तो आपके कट जाएंगे। आपका आंसर क्या होगा, ए या बी में से होगा। देखो गैस्ट्रिक जूस का कितना है पीएच, 1.5 टू 3.5, ऑन एवरेज 1.8 के आसपास होता है पीएच, मतलब कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन। HCl प्रोड्यूस होता है ना हमारे जो पेट में। गैस्ट्रिक जूस क्या है, हमारे जो स्टमक है उसका जूस है, उसमें क्या प्रोड्यूस होता है, HCl प्रोड्यूस होता है। HCl क्या करता है, आपके जो स्टमक है उसका पीएच लो कर देता है, जो बहुत नेसेसरी है डाइजेशन के लिए। फिर आपका आ जाओ हमारे सलाइवा का। सलाइवा का पीएच अराउंड, अगर मैं बात करूं, 6.2 टू 7.6 होता है, एवरेज 6.7 होता है। कितना होता है, 6.7। तो सेकंड नंबर पे सलाइवा आ जाएगा। ब्लड 7.4 होता है पीएच। इन तीनों का याद करना भी जरूरी है। ब्लड के पीएच के बारे में तो बहुत बार क्वेश्चन आ चुके हैं, ब्लड के पीएच के क्वेश्चन बहुत बार आ चुके हैं। फाइन, आंसर क्या होगा, ए। गैस्ट्रिक सबसे कम पीएच, फिर सलाइवा, फिर ब्लड। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्रोड्यूस इन स्टमक। तो देखो आइडिया तो दे ही दिया था मैंने। फर्स्ट, स्टमक में HCl प्रोड्यूस होता है, बिल्कुल ठीक है। म्यूकस प्रोड्यूस होता है, बिल्कुल ठीक है। ट्रिप्सिन नहीं होता, पेप्सिन होता है। क्या होता है, पेप्सिन, जो क्या करता है, आपके प्रोटीन्स को तोड़ता है। किसको तोड़ता है, प्रोटीन्स को तोड़ता है पेप्टाइड्स में। किसमें तोड़ता है, पेप्टाइड्स, मतलब छोटी छोटी चेन ऑफ अमीनो एसिड होती है। जो स्टमक में तीन चीजें हैं इंपॉर्टेंट, स्टमक की हमेशा याद रखना। एक HCl प्रोडक्शन है, जिसके कारण आपका क्या है, कंडीशन एसिडिक हो जाती है। उन एसिडिक कंडीशंस में क्या होगा, आपका पीएच लो हो जाएगा, जिसके कारण पेप्सिन एक्टिवेट होता है। और पेप्सिन क्या करता है, आपके प्रोटीन्स को डाइजेस्ट करता है, प्रोटीन्स को पेप्टाइड में कन्वर्ट कर देता है। देन म्यूकस, म्यूकस क्या करती है, अब पीएच बहुत लो है तो म्यूकस क्या करती है, जो स्टमक की लेयर है ना, सेल है, अगर वो इतने कम पीएच के टच में आ जाएगी, एसिडिक सॉल्यूशन के टच में आएगी, तो ऑब्वियसली आपका क्या होगा, बर्निंग सेंसेशन होगी, आपकी सेल डेथ होगी। उसको बचाने के लिए क्या म्यूकस प्रोड्यूस होता है, जो आपकी स्टमक की जो लाइनिंग है, इनर लाइनिंग है, उसको कवर कर लेती है। जैसे आपने नोटिस किया होगा, कई बार एसिडिटी हो जाती है, वो उसका जलन होती है पेट में, है ना, स्टमक में जलन होती है। वो है क्या एक्चुअल में, उसमें क्या होता है, आपकी जो स्टमक की सेल है वो किसके टच में आ जाती है, आपकी वो, हाँ जी, आपके HCl के टच में आ जाती है। सॉल्यूशन जो एसिडिक सॉल्यूशन है उसके टच में आ जाती है, तो वो बर्निंग की सेंसेशन देता है, जलन होती है, एसिडिटी उसी ही बुलाते हैं। आपका आंसर क्या होना चाहिए, यहां 1 और 3 आंसर होगा सी। चलिए आगे बढ़ते हैं। विच वन इज रॉन्ग, ध्यान से देखना। गॉल ब्लैडर प्रोड्यूसेस बाइल। फर्स्ट, बाइल इज द जूस ऑफ पैनक्रियाटिक सेल। हेप्टोपैनक्रियाटिक डक्ट कैरी ओनली बाइल। तीनों ही स्टेटमेंट गलत है। क्यों, गॉल ब्लैडर प्रोड्यूस नहीं करता, स्टोर करता है। बाइल प्रोड्यूस होता है लीवर में।
तो गलत हुई कि नहीं हुई? गलत हुई कि नहीं हुई? फर्स्ट स्टेटमेंट गलत है। बाइल इज द जूस ऑफ पैनक्रियाटिक सेल। नहीं भाई, ये जूस किसका है? हाँ जी, लीवर का जूस है जो स्टोर होता है गॉल ब्लैडर में। गलत हुई। हेप्टो पैनक्रियाटिक डक्ट, जो डक्ट बाइल जूस और पैनक्रियाटिक जूस दोनों को कैरी करता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। तो आपका आंसर यहां क्या होना चाहिए? आपका यहां आंसर होना चाहिए डी। तीनों ही स्टेटमेंट आपकी रॉन्ग है, तीनों ही स्टेटमेंट आपकी रॉन्ग है। चलिए आगे बढ़ते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड एज गुड कोलेस्ट्रॉल? कौन सा गुड कोलेस्ट्रॉल है जो कार्डियोवास्कुलर डिजीजेस, हाइपरटेंशन से बचाता है? तो सीधी सी बात है, इसका आंसर है हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन। ये क्या करते हैं, ध्यान से सुनना। जो कोलेस्ट्रॉल ब्लड में होता है ना, ब्लड के कोलेस्ट्रॉल को क्या करेंगे? दे विल टेक इट टू लीवर, लीवर में ले जाके उसको डाइजेस्ट करा लेंगे, उसका ब्रेक डाउन करवा देंगे, जिसके कारण क्या है, आपका कोलेस्ट्रॉल का लेवल घट जाता है ब्लड में। इसी कारण इसे हम क्या बुलाते हैं? गुड प्रोटीन लिपिड बुलाते हैं। क्या बुलाते हैं? गुड हमारा कोलेस्ट्रॉल बुलाते हैं, क्योंकि ये जो हमारा है ये क्या करता है? एचडीएल कोलेस्ट्रॉल के लेवल को घटाता है, ब्लड से ले जाके लीवर में ले जाके उसकी डाइजेशन कर देता। अगर मैं सीधा बोलूं तो आंसर क्या आएगा? ए। विच वन ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन इज इसेंशियल फॉर द अपटेक ऑफ ग्लूकोज? बहुत इजी क्वेश्चन है। अपटेक ऑफ ग्लूकोज के लिए क्या, कौन सा रिस्पॉन्सिबल होता है? अपटेक ऑफ ग्लूकोज के लिए बेटा इंसुलिन रिस्पॉन्सिबल होता है। वो सिग्नल देता है सेल्स को कि ब्लड में जो है शुगर लेवल इंक्रीज हो गया, तो इंसुलिन प्रोड्यूस करती है पैनक्रियाज। पैनक्रियाज इंसुलिन को क्या करेंगी? इंसुलिन एक्ट करेगा, जो सेल्स होती हैं उन पे जाके एक रिसेप्टर बनाएगा GLUT4। क्या बनाएगा? GLUT4। वो क्या करेगा? शुगर इनटेक का काम करेगा, और इन सेल्स के अंदर जैसे आपका ग्लाइकोलाइसिस हो जाएगा, आपका ग्लूकोजन बनना स्टार्ट हो जाएगा। हाँ जी, आपका ग्लाइकोजन बनना स्टार्ट हो जाएगा, आपका यूज ऑफ ग्लूकोज स्टार्ट हो जाएगा, ताकि ब्लड शुगर में आपका ग्लूकोज का लेवल कम कर दिया जाए। तो इसका आंसर क्या होना चाहिए? इंसुलिन। डेंटल फॉर्मूला ऑफ अडल्ट मैन का डेंटल फॉर्मूला देखो, 32 टीथ्स होते हैं। कितने कितने? 8 8 8 8। डेंटल फॉर्मूला क्या होता है अडल्ट्स का? 2 1 2 3 2 1 2 3। इसका आंसर होगा ए। देखिए 2 1 2 3 मतलब आपके, अगर मैं बात करूं, इंसिजर्स कितने होंगे? 2। कैनियंस कितने होंगे? हाँ जी, कैनाइन टीथ कितने होंगे? कैनाइन टीथ होंगे आपके 1, सिंगल होता है। प्रीमोलर्स 2, 2 1 2 एंड मोलर्स 3। इनके अलग अलग काम होते हैं सारे के, और 8 इस साइड है, 8 इस साइड है, 8 इस साइड है। तो फॉर्मूला क्या हो जाता है? 2 1 2 3 2 1 2 3, ऊपर नीचे 2 1 2 3 2 1 2 3। इसका आंसर क्या आएगा आपका? ए आंसर होगा। Then to prevent the entry of food into the trachea, opening guard is called epiglottis। इसका आंसर क्या होगा? एपिग्लोटिस। एपिग्लोटिस से क्या होता है? ये क्या है? आपकी जो विंड पाइप है, ट्रैकिया है, जब हम खाना खाते हैं ना, तो ये ट्रैकिया के ऊपर एक मस्कुलर, अगर मैं बात करूं, एक लिड टाइप जो है ढक्कन है, इसको हम क्या बुलाते हैं? एपिग्लोटिस। ये क्या करता है कि गलती से जो आपका फूड है ना, वो किसके अंदर ना चला जाए? आपकी विंड पाइप के अंदर ना चला जाए। विंड पाइप में जाने से क्या होगा? चोक हो जाएगा, चोक होने के कारण डेथ हो सकती है। एपिग्लोटिस उस चीज को प्रिवेंट करता है, चोकिंग को प्रिवेंट करता है। आपका आंसर क्या होगा? ए। विच वन ऑफ द फॉलोइंग विटामिन हेल्प इन क्लोटिंग ऑफ द ब्लड? ये इजी क्वेश्चन है। विटामिन पे बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में हमारे एचएस में, तो विटामिन के हर विटामिन का आपको फंक्शन पता होना चाहिए। जैसे विटामिन ए किस चीज में हेल्प करता है? आपका, हाँ जी, प्रॉपर विजन में हेल्प करता है। विटामिन डी किस चीज में हेल्प करता है? बोन्स वगैरह ढंग से हमारी बने। विटामिन के किस में हेल्प करता है? क्लोटिंग ऑफ ब्लड।
ये किस में हेल्प करता है? प्रॉपर मेटाबॉलिज्म में। तो हर विटामिन का आपको फंक्शन पता होना चाहिए। और विटामिन के का फंक्शन क्या है? विटामिन के हेल्प करता है आपका किस चीज में? ब्लड क्लोटिंग में। विटामिन के से हमारा क्या है, जो अगर इंजरी होती है तो कंटिन्यूसली ब्लड लीक करता है, वो ब्लड लीक नहीं होगा किसके कारण? उसमें एक फैक्टर आपका विटामिन के भी होता है, इंपॉर्टेंट फैक्टर ब्लड क्लोटिंग का। आंसर क्या होगा इसका? विटामिन डी। फिर आपके एनवायरमेंट के क्वेश्चन है। क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ इंटरेक्शन इज आर करेक्टली मैच। देखो इंटरेक्शन है टाइप अमेंसिलिज्म, कमेंसिलिज्म, न्यूट्रलिज्म। तो देखो वन स्पीशीज इज हार्म्ड एंड अदर इज बेनिफिटेड, अमेंसिलिज्म नहीं। अमेंसिलिज्म में क्या होता है? एक स्पीशीज को हार्म होता है, दूसरी न्यूट्रल होती है। दूसरी क्या होती है? न्यूट्रल, उसको ना हार्म होता ना बेनिफिट होता, वो अमेंसिलिज्म होता है। कमेंसिलिज्म, वन स्पीशीज हार्म्स द अदर स्पीशीज विदाउट इटसेल्फ बीइंग एडवर्सली इफेक्टेड। यहां गलत है ये, क्योंकि यहां हार्म की बजाय बेनिफिट आना था। एक स्पीशीज को बेनिफिट होता है, दूसरी स्पीशीज को कुछ नहीं होता। जैसे वेल एंड बार्नाकल्स है, बार्नाकल्स क्या करते हैं? वेल के ऊपर लगे रहते हैं, तो बार्नाकल्स को फूड मिल जाता है, बचा खुचा जो फूड होता है किसका? वेल का। वो एग्जांपल है आपका कमेंसिलिज्म का। फाइन। देन वी हैव न्यूट्रलिज्म, वन स्पीशीज डू नॉट इंटरेक्ट विद अदर स्पीशीज बट डू नॉट डू इंटरेक्ट विद अदर स्पीशीज बट डू नॉट अफेक्ट ईच अदर। ये न्यूट्रलिज्म होता है कि दो का इंटरेक्शन तो है बट एक दूसरे को इफेक्ट नहीं करते। इसका आंसर सिर्फ 3 ठीक होगा, बी आंसर होना चाहिए। इसका आंसर क्या होना चाहिए? पहली दो मैच द फॉलोइंग आपके गलत हैं। क्यों गलत है? क्योंकि अमेंसिलिज्म में एक स्पीशीज हार्म होती है, दूसरी न्यूट्रल होती है। कमेंसिलिज्म में एक को बेनिफिट होता है, दूसरी को कुछ नहीं होता, न्यूट्रल होती है। चलिए, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू कन्वेंशन ऑन सीबीडी। इट इज एन इंटरनेशनल नॉन बाइंडिंग ट्रीटी। सीधी सी बात है, ये बाइंडिंग ट्रीटी है, तो फर्स्ट स्टेटमेंट आपकी गलत हो जाएगी। सेकेंड स्टेटमेंट, सबमिशन ऑफ नेशनल रिपोर्ट इज मैंडेटरी। हाँ, जहां आपकी जो ये सीबीडी, यूएनएफसीसी, यहां मैंडेटरी है आपका सबमिशन ऑफ रिपोर्ट, तो आपका आंसर क्या होगा? ओनली 2 इज राइट। जो सेकंड स्टेटमेंट है वो ठीक है, फर्स्ट स्टेटमेंट गलत है क्योंकि ये एक बाइंडिंग ट्रीटी है। यूनेस्को's लिस्ट ऑफ वर्ल्ड हेरिटेज साइट इंक्लूड ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क कंजर्वेशन एरिया, बिल्कुल ठीक है। कियोलादियो नेशनल पार्क राजस्थान, बिल्कुल ठीक है। नंदा देवी एंड वैली ऑफ फ्लावर उत्तराखंड, बिल्कुल ठीक है। सुंदरबन, बिल्कुल ठीक है। ईस्टर्न घाट्स नहीं है, ईस्टर्न घाट आपका वर्ल्ड हेरिटेज साइट में नहीं आते। यहां आपका जो है आंसर होना चाहिए बी 1, 2, 3 एंड 4, क्योंकि ईस्टर्न घाट नहीं, वेस्टर्न घाट बायोडाइवर्सिटी रीजन है, वर्ल्ड हेरिटेज साइट ये नहीं है। तो आंसर बी होगा इसका। अकॉर्डिंग टू IUCN रेड लिस्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरीज आर इंक्लूडेड इन थ्रेटन लिस्ट। इनमें से कौन सी कैटेगरी थ्रेटन लिस्ट में है? तो आंसर क्या होगा इसका? क्रिटिकली एंडेंजर्ड, वनरेबल, एंडेंजर्ड एंड नियर थ्रेटेंड। देखो ये तीनों आपकी क्या होती हैं? ये तीनों थ्रेटेंड लिस्ट में आती है, नियर थ्रेटेंड नहीं आती। तो आपका आंसर क्या होगा इसका? 1, 2 एंड 3। आंसर क्या होगा? 1, 2 एंड 3। ये तीनों आपके नियर थ्रेटेंड आपका थ्रेटेंड लिस्ट में नहीं होती है। आंसर क्या होना चाहिए? सी। नेक्स्ट आ जाइए, विच प्रोटोकॉल कन्वेंशन एम्स टू एंश्योर द सेफ हैंडलिंग, ट्रांसपोर्ट एंड यूज ऑफ LMOs, लिविंग मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म के लिए। सीधी सी बात है, बायोसेफ्टी के लिए आपका कौन सा प्रोटोकॉल है? बायोसेफ्टी के लिए आपका कार्टेशियन प्रोटोकॉल है, सेफ यूज ऑफ, हाँ जी, LMOs, लिविंग मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म। नागोया प्रोटोकॉल आपका, हाँ जी, इट्स अबाउट, नागोया प्रोटोकॉल इज अबाउट, ये भी आपका CBD के ही अंडर है, अबाउट इक्विटेबल शेयरिंग ऑफ रिसोर्सेस। आपका आंसर क्या होगा? यहां ए आंसर होगा, जो कार्टेशियन प्रोटोकॉल है। रियो 20 कॉन्फ्रेंस इज नोन एज, 3 ऑप्शन है आपके पास, यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट,
यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन टू कम्बैट डेजर्टिफिकेशन, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। ये 2000, देखो सीधी सी बात है, 20 साल बाद जब आपकी UNFCCC या अर्थ समिट हुई थी, उसके 20 साल बाद क्या हुई थी, रियो में समिट हुई थी, ये थी नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो आपका आंसर क्या होगा, ए आंसर होना चाहिए इसका। तो आज का सेशन हम यही ओवर करते हैं। नेक्स्ट सेशन में रेस्पिरेटरी सिस्टम एंड सर्कुलेटरी सिस्टम दोनों करके आने हैं, वो हम नेक्स्ट सेशन में नेक्स्ट सैटरडे को डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच।